नमस्कार दोस्तों। हम आंतरिक अपवाह तंत्र पे आ गए थे। अपवाह तंत्र की सारी टर्म्स हमने समझ ली थी। उसके बाद में हमने बात करी थी कि राजस्थान की आंतरिक अपवाह की नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, उनमें हमने ये कुछ नाम लिखे हैं: घग्गर, काकनी, कांतली, साबी, रूपारेल और सांबर झील की कुछ नदियां, जिसमें आपके मेंधा है और आपके खारी खंडेला की नदियां हैं, और इसके अलावा रूपनगढ़ की नदी है। ये 3-4 नदियां ऐसी जो सांबर झील में जल गिराती है। तो इसका प्रश्न 2 टाइप से पूछते हैं सांबर झील का, कि कौन सी नदियां सांबर झील के जल की आपूर्ति करती है। तो ये पूछा जा सकता है। कई बार ऐसे मैप भी पूछ लेते हैं, जैसे ऐसे कर करके ये सांबर झील है तो यहाँ से कौन सी नदी आती है, इधर से कौन सी है, ये कौन सी है, इस टाइप से ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये अभी केंद्रीय है, क्योंकि चारों तरफ से नदियां इस साइड में आ रही है। तो वो कौन कौन सी है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हम बात शुरू करने जा रहे हैं घग्गर नदी से, जो लुप्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी यूँ कहिए कि इसको पढ़ा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसका अपवाह क्षेत्र, हालांकि ये नदी समाप्त हो गई है, विलुप्त हो गई है, लेकिन बावजूद इसके इस नदी के क्षेत्र अभी भी विद्यमान है। तो इस कारण हम इसको पढ़ते हैं। मैं पहली हेडिंग दे रहा हूँ, घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी, इसके कई सारे नाम हैं। जैसे पाकिस्तान में इसको हकरा कहा जाता है। क्या कहते हैं? हकरा नदी। इसको पाकिस्तान में स्पेशली इसका नाम दिया जाता है, हकरा नदी। ये पाकिस्तान में कहा जाता है। और अगर हम देखें हनुमानगढ़ वगैरह में, तो इसको हम मृत नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये नदी खत्म हो चुकी है। अभी इस नदी का कोई अवशिष्ट नहीं है। और इसकी सहायक नदियों में भी दृष्टद्वती को माना जाता है, दृष्टद्वती वगैरह को। तो वो नाम तो नहीं है इसके, ठीक है, उसकी कभी सहायक नदियाँ रही होगी। ठीक है, 1 मिनट। तो ये घग्गर नदी है। अब मैं इसका एक एक बिंदु आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब देखिए इसको 1 मिनट, ये इसमें आपको ठीक समझ में भी नहीं आएगा। 2-4 बातें इस जगह अपन लिख लेते हैं। मैं अगली स्लाइड में जाके समझाता हूँ आपको, पहले लिख समझा देता हूँ यहाँ पे। देखिए इस जगह पे आपके शिवालिका की पहाड़ियाँ हैं, हिमालय की 3 चोटियाँ हैं, सॉरी पर्वत श्रेणियाँ, 3 भाग हैं: ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिका। और सबसे ऊपर का ट्रांस हिमालय भी काउंट करें तो 4 हो जाते हैं। शिवालिका सबसे दक्षिणतम भाग है हिमालय का। या शिवालिका के अंदर कालका की पहाड़ियां हैं। कौन सी? कालका क्षेत्र है। यहाँ पे कालका पहाड़ियां हैं, जिसका मैक्सिमम भाग हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से घग्गर नदी निकला करती थी। ठीक है, और फिर हिमाचल से निकलने के बाद में हरियाणा पंजाब से थोड़ा सा प्रवाहित होती थी। हरियाणा में यहाँ पे एक टोडू झील हुआ करती थी पहले, अभी भी है। टोडू झील यहाँ पे है और ये हरियाणा के अंदर है। फिर यह आपके राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ से। कहाँ से? हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से प्रवेश करती है, करती थी, कह सकते हो आप। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से प्रवेश करती थी। ठीक है, और उसके बाद में ये राजस्थान में प्रवेश कर गई। उसके बाद में हम अगर देखें आगे, तो यहाँ पे फिर आगे धीरे धीरे नदी कंटिन्यू आगे बढ़ती है। यहाँ पे हनुमानगढ़ में ही एक झील है, तलवाड़ा झील। ये यहीं पे अवस्थित है, इसी के पाट क्षेत्र में है। इसका पाट क्षेत्र कहते हैं, नाली क्षेत्र भी कहते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पे आती है, फिर आगे बढ़ती है। और उसके बाद में तलवाड़ा झील के बाद में कई सारे आते हैं, जैसे कालीबंगा, पीलीबंगा क्षेत्र आते हैं। और आगे जब आती है तो भटनेर के दुर्ग के पास में माना जाता है कि ये अपना जल गिरा देती थी। ठीक है, भटनेर दुर्ग के। हालांकि जब प्रवाह अधिक होता था तो फोर्ट अब्बास तक पहुंचती थी, लेकिन सामान्य रूप से भटनेर दुर्ग पर आकर समाप्त हो जाती थी। फिर और आगे बढ़ती है, और थोड़ी अगर पानी ज़्यादा हो तो फिर ये सूरतगढ़ तक आती है, गंगानगर में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद में अनूपगढ़ तक आती है, और फिर अनूपगढ़ को क्रॉस करने के बाद में ये दोनों इलाके कहाँ पे हैं?
गंगानगर में। तो राजस्थान में ये नदी जो है ये बेसिकली कौन से दो जिलों में चलती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। और फिर जल अगर अधिक है तो सीमा पार करके और बहावलपुर पहुंच जाती है, और बहावलपुर के अंदर फोर्ट अब्बास नामक एक स्थान है, और वहां तक ये बाढ़ या अधिक पानी की स्थिति में ही पहुंचती थी, अन्यथा नहीं पहुंचती थी। ठीक है, तो इस तरह से कालका की पहाड़ियों से लेकर और फोर्ट अब्बास तक इसका पूरा प्रवाह क्षेत्र है। ये यहाँ से कालका से लेकर यहाँ तक 465 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। कितनी? 465 किलोमीटर की लंबाई है। और इस 465 किलोमीटर की जो लंबाई है, इस 465 में से कुल लंबाई इतनी है, और इसमें से 100 किलोमीटर की लंबाई राजस्थान के अंदर है। कितनी? 100 किलोमीटर राजस्थान में है। इस हिसाब से हम देखते हैं कि ये सबसे लंबी नदी है आंतरिक अपवाह की राजस्थान के अंदर। 100 किलोमीटर का इसका अपवाह हो जाता है और पाकिस्तान तक चली जाती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा गग्गर का सिस्टम है। आप इसको अपनी कॉपी में बना के याद कर लेना, क्योंकि कई बार इस तरह से अच्छे से चीज़ें याद हो जाती है। गग्गर नदी तंत्र कह सकते हो आप इसमें, या गग्गर नदी कह सकते हो। ठीक है, इसे राजस्थान का शौक भी कहते हैं, क्योंकि काफ़ी बार बाढ़ का कारण बनती थी ये, इसलिए इसको राजस्थान का शौक भी कहा जाता है। कालीबंगा जैसी सभ्यताएं इसके ऊपर आई हुई है। भटनेर का किला यहाँ पे आया हुआ है, और अनूपगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर के मेन एरिया यहाँ पे हैं। और हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, पाकिस्तान हो गया, हिमाचल हो गया, बीच में पंजाब हो गया, ये सारे स्थान राज्य जो है वो इस नदी के क्षेत्र में आए हुए हैं। तो ये है हमारी घग्गर नदी, और इसका पूरा क्षेत्र जो है ये नाली कहलाता है, पाट क्षेत्र कहलाता है। तो इसको आप समझ गए होंगे, तो मैं ऐसे कुछ फैक्ट्स जो है वो यहाँ से लिखना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, ये भी यही बात इसने भी यही लिखी है कि घग्गर यहाँ से निकलती है, हनुमानगढ़ में, थोड़ा थोड़ा हरियाणा में है, फिर अनूपगढ़, फोर्ट अब्बास तक पहुँचती है। ये सेम बातें इसने लिखी है, लेकिन अपन ने हाथ से बना के थोड़ा ठीक कर लिया इसको। ठीक है, अब देखिए मैं एक एक बिंदु को जो हमने अभी पढ़ा है उसको लिख लेते हैं। कालका से फोर्ट अब्बास तक 465 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व पाकिस्तान में है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान में इसका प्रवाह कहाँ पे है? इसका प्रवाह हनुमानगढ़ और अंतिम जिला कौन सा आएगा? गंगानगर में है, क्योंकि हनुमानगढ़ में प्रवेश है, गंगानगर में नदी बाहर निकल जाती है, में है, जिसकी लंबाई लंबाई 100 किलोमीटर है। इस आधार पर
यह सबसे बड़ी आंतरिक अपवाहकी नदी है। हालांकि कांतली भी है, लेकिन कांतली राज्य के अंदर पूर्ण रूप से चलने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यह सबसे बड़ी आंतरिक अपवाहकी नदी है। ठीक है, नदी है। बाढ़ के कारण इसको राजस्थान का शौक कहा जाता था। बाढ़ के कारण इसे राजस्थान का शौर्य ऑफ राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का दुख कह सकते हो, कहा जाता था। कहा जाता। और यह एक खास बात और भी है, ये इंदिरा नदी को भी काटती है हनुमानगढ़ जिले के अंदर, आईजीएनपी को। अब तो नहरें बन गई, उस समय आज की स्थिति में अगर देखें तो ये नदी इंदिरा गांधी नहर को पार करते हुए जाती है हनुमानगढ़ में। हालांकि वो नदी नहीं रही तो नहरें बन गई। अगर देखा जाए तो ये भी कई बार आ सकता है कि इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट को घग्गर नदी कहाँ से क्रॉस करती है, तो अगर वो मैप विजुअलाइज किया जाए तो हनुमानगढ़ से क्रॉस करती वो, है ना। ये बात भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यह हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर को काटती अगर नदी चल रही होती तो। ठीक है, और क्या बच गया इसमें, इसका पाठ क्षेत्र वही नाली कहलाता है। ये मैं पहले भी लिख चुका हूँ भौतिक विभाजन के अंदर भी, और दोबारा आप कहो तो और लिख लेते हैं इसको, कि इसका बेसिन जो है वो नाली बेसिन कहलाता है। इसका बेसिन नाम से जाना जाता है। आजकल यहाँ पे कपास की खेती भी ठीक ठाक होती है। ठीक है, वर्तमान में कपास व चाय कहाँ से आ गया, चावल की कृषि होती है इस बेसिन क्षेत्र में। ठीक है, नया कुछ नहीं है, वही बातें हैं जो आप पढ़ते हो किताबों में, वही चीजें हैं यहाँ पे। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो कि भटनेर का दुर्ग किस नदी के किनारे हैं, कालीबंगा किस नदी के किनारे हैं, सूरतगढ़ किसके किनारे हैं, और तलवड़ा झील कहाँ पे किसके किनारे हैं। ये पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो, लेकिन चित्र बना दिया तो फिर अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो एक नदी हो गई। अब मैं आता हूं दूसरी नदी, कांकणी नदी पे। ये यहाँ पे, ठीक है, घग्गर नदी हो गई। कांकणी नदी की अगर बात करें तो ये है जैसलमेर के अंदर। हालांकि हम भी यहीं के हैं, बट हमने कभी इसको देखा नहीं इतना, नाले के रूप में ये 17 किलोमीटर ही है। ठीक है, कोटड़ा के आसपास की छोटी सी पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है, माना जाता था पहले, और बूझ झील है एक जैसलमेर में, उसमें जाके गिर जाती थी। और इस दौरान इसकी लंबाई महज 17 किलोमीटर थी। चूंकि इसमें वर्षा वाहिनी है, वर्षा के समय नाले के रूप में देखने को मिलती है, तो इसको स्थानीय भाषा में मसूरडी भी कहते हैं वहां पे। ठीक है, इतनी सी बात ही है। और ये आंतरिक अपवा की सबसे छोटी नदी है। कौन सी? कांकनी नदी। इसके बाद हम कांतली पे आते हैं।
दूसरी नदी लिख रहा हूं मैं। कांकनी, या आप इसको कांकनई या मसूरडी, नदी, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इसको ऐसे समझ लो, जैसे इस साइड से ले लेते हैं, ये जैसे कोटड़ा पहाड़ियां हैं, ठीक है। हाँ, ये है बुद्ध झील, ये है कांकनी। लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर, ठीक है। बस इतनी सी बातें हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं है। तो पहली बात क्या लिखेंगे कि इसका उद्गम स्थल कोटड़ा पहाड़ियां है, ठीक है। और इसका जो आपकी मुहाना है, इसका मुहाना बुद्ध झील है, ठीक है। और कंप्लीट अपवाह, पूरा अपवाह 17 किलोमीटर जो कि जैसलमेर में स्थित है। इसका संपूर्ण अपवाह क्षेत्र कहां पे है? जैसलमेर में। जो कि पूर्ण रूप से जैसलमेर में है। जैसलमेर में है, ठीक है। पूर्ण रूप से जैसलमेर में है और राज्य की सबसे छोटी आंतरिक अपवाह की नदी है। राज्य की सबसे छोटी नदी है, सबसे छोटी आंतरिक अपवाह की नदी है। ठीक है, सबसे छोटी आंतरिक अपवाह की नदी कौन सी हो जाएगी? कांतली नदी हो जाएगी। कांतली क्या, सॉरी, कांकनी नदी, ठीक है। ये 3-4 बातें आप याद रखना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और कांकनी के बाद अब हम तीसरी नदी पे आते हैं, कांतली नदी के ऊपर। इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, थोड़ी सी विपरीत चलती है और उल्टी चलती है, और उसके बाद ये यूं कहिए कि
चूरू और झुंझुनू के बीच की सीमा बनाती है, झुंझुनू के बीच में से होकर गुजरती है और इस प्रकार अलवर की पहाड़ियों तक चली जाती है। ठीक है, तो लगभग 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इतनी लंबाई घग्गर की है, बट घग्गर ये है कि घग्गर कई राज्य और देशों में भी है, जबकि कांतली नदी पूर्ण रूप से राजस्थान में है। तो पूर्ण रूप से राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी आंतरिक अपवाह की नदी है कांतली, जिसका पूरा बेसिन जो है ये तोरावती कहलाता, जो तंवर राजपूतों का कभी क्षेत्र रहा था। यहाँ पर भी कई सभ्यताएं विकसित हुई, जैसे झुंझुनू की सुनारी सभ्यता है या सीकर के अंदर गणेश्वर सभ्यता यहाँ पे आई हुई नीचे, तो ये सारी सभ्यताएं भी यहाँ पे है। और बीड़ क्षेत्र भी यहाँ पे अवस्थित है इसके आसपास के क्षेत्रों में। तो ये नदी जो है ये थोड़ी ठीक नदी है, याद रखने लायक है। ठीक है, तो देखिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। जैसे मान लो ये खंडेला की पहाड़ियाँ, यहाँ से ये नदी निकलती है और फिर ये नदी आगे बढ़ती है। ठीक है, ऐसे। अब ध्यान से समझना, सुनारी सभ्यता यहीं पे है, गणेश्वर इसी के ऊपर आया हुआ है। ठीक है, और ये झुंझुनू के बीच में से होकर गुजरती है। सुनारी झुंझुनू में ही है यहाँ पे। ठीक है, और चूरू झुंझुनू की सीमा भी बनाती है एक जगह पे। तो इस तरह से हम देखते हैं शेखावटी की ठीक ठाक ही नदी है और इसकी जो कुल लंबाई है ये 100 किलोमीटर है। ठीक है, और ये देख लो आप, थोड़ा सा उल्टा प्रवाह हो रही है, धारा के विपरीत प्रवाहित हो रही है। बाकी सारी नदियां नीचे आ रही, ये नदी जो है वो उल्टी जा रही है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात क्या लिखेंगे कि खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलकर और विपरीत दिशा में चलते हुए, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हुए, दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हुए और सीकर और चूरू सीमा पर है वो अपना जल गिराती है। ठीक है, तो लिखते हैं खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां से उद्गमित होकर ढाल के विपरीत चलते हुए, ढाल के विपरीत अर्थात दक्षिण से उत्तर, ये भी आ जाता है। कौन सी आंतरिक अपवाह की नदी ढाल के विपरीत चलती है? ठीक है, विपरीत प्रवाहित होते हुए चूरू झुंझुनू सीमा पर लुप्त हो जाती है। ठीक है, और इस दौरान इसकी जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर हो जाती है। बेसिन लिख लेते हैं पहला। इसका बेसिन कहलाता है। ठीक है, इस बेसिन में मैदानी भागों को झुंझुनू में बीड़ कहते हैं। भागों को झुंझुनू में
क्या कहते हैं, बीड़ कहते हैं। और कौन सी बात रह गई, हाँ 100 किलोमीटर की लंबाई वाली बात रह गई। हाँ, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 100 किलोमीटर है, और इस आधार पर ये राज्य की सबसे, ये भी एक मौसमी नदी है, ठीक है। हाँ, इसकी कुल लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। कितनी है, 100 किलोमीटर है। और इस प्रकार यह राज्य की सबसे बड़ी, इस प्रकार यह पूर्ण रूप से राज्य में प्रवाहित होने वाली आंतरिक अफवाह की सबसे बड़ी नदी ठीक है। अगर ये शब्द आए ना आगे, पूर्ण रूप से राज्य में प्रवाहित होने वाली, तो ही उत्तर इसका कांतली नदी होगा, और अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और यह एक मौसमी नदी है, मौसम के अनुसार चलती है। क्लियर, बस सुनारी गणेश्वर तो यहाँ लिखे हुए हैं, तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है आपको। और ये 3 जगह लिख लिया हमने, सभ्यताओं में भी लिखा हुआ है, यहाँ लिख लिया, और यहाँ लिखने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कांतली नदी हो गई। कांतली, कांकणी और घग्गर, ये 3 बड़ी मेन नदियां थी। अब थोड़ी साबी और रूपारेल देख लेते हैं। साबी और रूपारेल के बारे में पढ़ते हैं, फिर आपके सांबर की नदियां आ जाएगी, ठीक है। तो कौन कौन सी देख ली, देखो ये तीनों देख ली, घग्गर देख ली, कांकनी देख ली, कांतली देख ली। अब साबी देख लेते हैं, और इसके बाद में रूपारेल देखते हैं। साबी नदी बेसिकली निकलती है आपके सेवर की पहाड़ियों से, और सेवर की पहाड़ियां हैं आपके जयपुर के अंदर। और कहते हैं कि यह नदी कभी नजफगढ़, जहाँ से सहवाग बिलोंग करते हैं, हरियाणा, वहाँ तक, ठीक है, एक पाटोदी कस्बा है, वहाँ तक अपना जल जो है वो ले जाया करती थी। तो जयपुर, अलवर और हरियाणा बीच में आ जाता है, ठीक है। और लगभग 185 किलोमीटर है ये, और अलवर में इसका मेन अपवाह क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं ये सेवर की पहाड़ियाँ, 1 मिनट याद आएगा नहीं, यहाँ से करते हैं। कौन सी, सेवर पहाड़ियाँ, जयपुर। यहां से ये नदी निकलेगी, अलवर होगी। नेशनल हाईवे नंबर 8 पहले कहलाता था, अब शायद उसका नाम 48 है। उसके समांतर चलती हुई आगे बढ़ेगी और हरियाणा के अंदर जाएगी, और हरियाणा में भी नफसगढ़, पाटोदी, हरियाणा, यहां तक ये चली जाती है। तो अब आप देख सकते हो कि इसकी जो कुल लंबाई है ये हो जाती है आपके
185 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, और 3 जगह हो जाएगी मेन। जयपुर आ जाएगा, जयपुर में जो जोधपुरा सभ्यता मिली है वो इसी नदी के किनारे है। अलवर आ जाएगा, अलवर की ये मुख्य नदी मानी जाती है। और तीसरा है आपकी हरियाणा। इन 3 राज्यों में ये नदी, 3 जगह मेन जगह जहाँ से नदी चलती है। तो सेंवर की पहाड़ियों से लेकर नफसगढ़ पटौदी तक इस नदी का अपवाह है। अलवर में मेन है और इसको हम पॉइंट्स के रूप में यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, आप भी इसको इसी तरह से लिख लेना, क्योंकि राजस्थान का अपवाह थोड़ा महत्वपूर्ण भी है और काफी इंटरेस्टिंग भी है ये। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कि सेंवर की पहाड़ियां पहाड़ियों से पाटौदी हरियाणा तक इसका अपवाह है। तक किलोमीटर 185 किलोमीटर लंबाई में इसका अपवाह है। ठीक है, अब दूसरी बात, यह नेशनल हाईवे 48 जो कभी 8 हुआ करता था कि समांतर चलती है, 2 बार काटती भी है उसको। या हाईवे 2 बार काटता है इसको, ये भी कह सकते हो। 2 बार राजमार्ग काटता है इसको। ठीक है, तीसरा अलवर की मुख्य नदी है। और जयपुर स्थित जोधपुरा संस्कृति इसी नदी के किनारे है। जोधपुरा नदी संस्कृति या सभ्यता कह दो, इसी नदी के किनारे है। और कौन सी बात रहेगी, तीनों में अफवाह है तो ठीक है, नदी के किनारे है। तो ये कुछ बातें थी, इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं ये। और 2-3 बार इसका ठीक से रिवीजन कर लिया तो मुझे नहीं लगता नदियों से कभी सवाल गलत होता है। राजस्थान का भूगोल एक ऐसा पार्ट है जिसका अगर मन से 2 से 3 बार ठीक तरीके से रिवीजन कर लिया जाए और पुराने प्रश्नों की अच्छी खासी एक 2 बार प्रैक्टिस कर ली जाए, तो कोहली व्याख्याता के 3rd पेपर में 20 प्रश्न आते हैं। 20 के 20 सही किए जा सकते हैं। और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 10 प्रश्न आते हैं, पहले 5 आते थे। 10 के 10 सही किए जा सकते हैं। और RAS वगैरह में देख लो 15-15, 10-10, 15-15 हर जगह ही आते हैं। सेकंड ग्रेड के अंदर सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर, सामाजिक और जनरल पेपर, दोनों में कुल मिला के 15 से 20 प्रश्न आते हैं। ऐसा कोई मतलब राजस्थान का एग्जाम नहीं होगा जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी नहीं पूछते हो, और ठीक ठाक मात्रा में पूछते हैं। यही भाग है जो आपको दूसरे बच्चों से लीड दिलाता है अदर स्टेट से। हम गलती कहाँ करते हैं, हम इसको हल्के में लेते हैं कि भूगोल तो आ ही रहा है, और फिर प्रश्न आते हैं तब हम 10 में से 5-6 कर लेते हैं। फिर हमें गुरूर होता है कि हमने 6 कर लिए, अरे 10 में से 10 किए जा सकते थे। और कंपटीशन के अंदर एक एक प्रश्न को फंसाना अपने आप में हजारों लाखों बच्चों से लीड दिलवाना होता है। फिर परीक्षा में कंफ्यूज होते हैं। अब सीधी सी बात है,
एक विद्यार्थी सबसे ज्यादा कहीं झूठ बोलता है तो खुद से बोलता है कि ये मेरे तैयार है, ये भी मेरे तैयार है, ये मेरे पढ़ा हुआ, जबकि वास्तविकता ये है कि बस औपचारिकताएं की हुई है। परीक्षा में उसकी पकड़ में सवाल आ जाते हैं तो 4-5 कर लेता है, 10 में से 5-6, 1-2 गलत हो जाते हैं, कट कटा के 5 सवाल रहते हैं। जबकि इसको अगर सीरियसली पढ़ा जाए तो इससे एक भी सवाल गलत नहीं होता है। और सबसे मजे की बात, सबसे छोटा भाग है। अब हिस्ट्री के 2 रजिस्टर बनते हैं राजस्थान के इतिहास के, तो उसका 1 रजिस्टर बनेगा। और अगर 1-2 बार ठीक तरह से मस्तिष्क में विजुअलाइज किया जाए तो संभावना ही नहीं होती कि गलत हो जाएगा, है ना। तो इसको सीरियसली लो पोर्शन को बढ़िया नंबर आएंगे इसमें, और बहुत बड़ा भाग भी नहीं है ये। 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़े हैं। एक हम निकाल चुके हैं, दूसरा चल रहा है, ये भी 1-2 दिन में निकल जाएगा। फिर जलवायु है, उसमें कोई ज्यादा कुछ है नहीं। फिर पीछे तो 1-2 दिन के टॉपिक है सारे। ये मेन 3 टॉपिक ही है। और चौथा टॉपिक ज्यादा से ज्यादा खींच तान के उसका ले लो, मृदा का, सॉइल्स का, बस। इससे ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं। फिर छोटा मोटा कुछ कृषि के तथ्य रटने पड़ते हैं, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें तो। ठीक है, तो ये साबी नदी होगी। अब थोड़ा सा रूपा रेल पे बात कर लेते हैं। ये रूपा रेल उदयनाथ की पहाड़ियां हैं आपकी थानागाजी के अंदर, वहां से ये नदी निकलती है रूपा रेल की, और मोती झील है उदयपुर के अंदर, उसमें जाके अपना जल गिरा देती है। बहुत बड़ी नदी नहीं है। अलवर और भरतपुर में इसका अपवाह क्षेत्र है। अलवर में इसको वराह नदी भी कहते हैं, और भरतपुर में इसको लासवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे रूपन थानागाजी अलवर के अंदर रूपनगढ़ की पहाड़ियां हैं, सॉरी उदयनाथ की। ठीक है, और यहां से ये नदी जाएगी सीधी मोती सागर झील भरतपुर के अंदर। तो ये नदी अलवर और भरतपुर जिलों में चलती है। और इसकी अगर खास खास बातें इधर ही लिख लेता हूं मैं। तो पहली बात क्या होगी, पहली ये होगी कि इसका अपवाह जो क्षेत्र है वो है आपके अलवर और भरतपुर में। ये भरतपुर की मेन नदी है यहाँ पे। तो पहला पॉइंट क्या आएगा कि इसका अपवाह क्षेत्र अलवर व भरतपुर जिलों में है। पहले क्या हुआ था कि इसके ऊपर दोनों जिलों के बीच, पहले दोनों राज्य थे, इनके बीच विवाद भी हुआ। तब एक आपके नटनी बारा का निर्माण करके और ब्रिटिशर्स ने इसके बीच का विवाद भी खत्म किया था। मैं लिखवा देता हूँ, जिलों में है। आजादी से पहले इन राज्यों के बीच में, अलवर और भरतपुर राज्यों के बीच में जल वितरण को लेकर के मध्य विवाद था, जिसे नटनी बारा क्यों कहते हैं? बारा बेसिकली वराह लिखते हैं, क्योंकि इसको वराह नदी भी कहा जाता है अलवर के अंदर। तो नटनी वराह नामक एक तालाब बना के और ये विवाद खत्म किया था, का निर्माण कर विवाद समाप्त किया था। ठीक है, सरिस्का जो है वो इसी के आसपास है। सरिस्का अभ्यारण्य
सरिस्का अभ्यारण्य को जल भी मिल जाता है इससे, ये भी बात यहीं लिख लेते हैं। दूसरी बात, ये रूपा रेल जो है इसको भरतपुर में लासवारी नदी कहते हैं और अलवर में इसको वराह नदी का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो अलवर में क्या कहते हैं इसको? अलवर में वराह नदी कहते हैं। अलवर में वराह नदी कहा जाता है। तो आजकल अपभ्रंश में 12 नदी भी हो गया है। ये वराह कोई 12 बोल दिया जाता है। ठीक है, वराह नदी तथा भरतपुर में लासवारी नदी कहा जाता है। भरतपुर में इसे लासवारी नदी कहा जाता है। ठीक है, भरतपुर की ये मुख्य नदी है जहां पर सीकरी बांध भी बना हुआ है। तो ये लास्ट लाइन लिख लेते हैं। भरतपुर की यह मुख्य नदी है। यहां पर सीकरी बांध बना हुआ है। ठीक है, कौन सा? सीकरी बांध बना हुआ है भरतपुर के अंदर। बस रूपा रेल में इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है और अलवर भरतपुर का एरिया स्पेशली याद रखना। ठीक है, ठीक है, ये हो गया पूरा। अब आते हैं आखिर में, ये सारे हो गए। अब सांबर झील का अभिकेंद्रीय अपवाह प्रणाली, मतलब चारों ओर से नदियां आती हैं और जल गिराती हैं। जैसे जयपुर के मनोहरपुरा की पहाड़ियों से मेंढा या मेंथा नदी आती है, सांबर में जल गिराती है। ऊपर खंडेला की पहाड़ियों से खंडेला की नदी आती है। नागौर की पहाड़ियों से खारी नदी आती है और इधर नीचे आपके अजमेर की पहाड़ियों से और यहाँ से आपके रूपनगढ़ की नदी आती है। रूपनगढ़ निम्बारकाचार्य की जो सलेमाबाद की जो पीठ है वहाँ से आती है। कई सारे नाले हैं जो इसमें जल लाते हैं। तो एक साथ ही हम समझ लेते हैं सारों को। ठीक है, फिर हमारा आंतरिक अफवाह पूरा हो जाएगा। फिर एक क्लास में हम अरब सागर का अफवाह और एक में हम बंगाल की खाड़ी का अफवाह देख लेंगे और 1-2 क्लासेस में झीलें देख लेंगे। तो ये हो गया सांबर झील का अभिकेंद्रीय प्रणाली। फोटो तो है मेरे पास, लेकिन ये आपको ठीक तरीके से समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक खाली मेंढा नदी का ही दिया हुआ है और दूसरा रूपनगढ़ का दिया हुआ है। ये सलेमाबाद से आ रही है, अजमेर से। ये मेंढा नदी जयपुर की मनोहरपुरा की पहाड़ियों से आ रही है। ठीक है, 2 ही दी शायद इसने, बाकी इसने नदियां नहीं दी। मैं खारी खंडेला वगैरह नहीं दी, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। 6ठे नंबर पे हम ले रहे हैं सांबर नदी झील का अभिकेंद्रीय अपवाह प्रणाली। सांबर झील की केंद्रीय अपवाह प्रणाली। ठीक है, इसमें पहली एक लाइन लिख लेता हूं मैं कि इस झील में कई नदी व नाले जल ले आते हैं।
इस झील में कई नदियां व नाले जलापूर्ति करते हैं। जलापूर्ति करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से हैं, हम यहां से एक छोटा सा आइडियल मैप बना लेते हैं इस टाइप से। ये है सांबर झील। हालांकि इसको झील में भी पढ़ेंगे हम, लेकिन नदियां यहां लिख लेंगे तो फिर आगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, ये आपके मैंथा या इसको मेंढा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, कहाँ से आ रही है? ये आ रही है आपके मनोहरपुरा पहाड़ियों से। मनोहरपुरा पहाड़ियां, जयपुर। ठीक है, ये थोड़ा सा मैप इधर उधर हो जाता है, आप उसको ऐसे दिल पे मत ले लाना कि इतना तो कहाँ गैप आता है। ठीक है, कई बार बच्चे दिल पे बहुत जल्दी ले लेते हैं। ये है आपके रूपनगढ़ नदी। कौन सी? रूपनगढ़ नदी। और ये नदी निकलती है आपके सलेमाबाद से, अजमेर से। अजमेर से। ठीक है, इधर से एक नदी आएगी, खारी नदी। थोड़ा सा इस साइड में करना था, लेकिन कोई नहीं। नागौर की पहाड़ियों से। ये कौन सी नदी है? खारी नदी। ठीक है, एक ऊपर से आएगी खंडेला नदी। कहां से आएगी? सीकर से। खंडेला नदी की, खंडेला की पहाड़ियों से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1, 2, 3 और 4, ये 4 मेन नदियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निम्बारकाचार्य की पीठ है। यहाँ पे पीठ यहीं पे है, सलेमाबाद में। और ठीक है, ये बातें हैं इसमें, तो ये ध्यान रखना। और कुछ नालों के नाम हैं जो मैं आपको नीचे लिखवा देता हूँ कि कौन कौन से नाले हैं यहाँ पे जो पानी जल लाते हैं यहाँ पे। ध्यान रखना, ये सलेमाबाद, रूपनगढ़, ये पहाड़ियों का नाम है, किशनगढ़ की पहाड़ियाँ। क्या नाम है? किशनगढ़ पहाड़ियाँ। ठीक है, नालों का नाम मैं बता देता हूँ आपको। उसमें एक तो नलिया सर का नाला आ जाएगा, नलिया सर का नाला, और त्योंदा का नाला, झपोक नाला, और एक देवयानी तीर्थ स्थल है, देवयानी नाला। देवयानी नाला, यानी नाला। ठीक है, ये सारे सारे नाला जो है वो इसमें आ जाते हैं। तो ये नाले हो गए और ये नदियां हो गई, और छोटी छोटी मेड़ता की नदियां, इसके पास में तुरंतगढ़ की नदियां, और भी कई सारी नदियां हैं। और नदियों के नाम हमने यहाँ पे ये लिख ही लिए वैसे,
तो फिर भी यहाँ और लिख लेता हूँ, खारी, खंडेला, मैंथा, और रूपनगढ़, तुरंतगढ़ और मेड़ता। ठीक है, ये सारी है नदियाँ। क्लियर? तो ये हमारा कंप्लीट आंतरिक अपवाह का तंत्र था राजस्थान का। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे अरब सागर का अपवाह तंत्र, और तब तक आप इसको बढ़िया तरीके से मैप वैप से सेट करके और लिख लो, और एक दो बार पढ़ते समय थोड़ा सा उसको मेमोराइज कर लिया करो, कॉपी बंद करके याद कर लिया करो अच्छे से। तो रिवीजन हमेशा ऐसे ही किया जाता है, मनन के द्वारा। एक्टिव स्टूडेंट बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मृत स्टूडेंट हो गए पैसिव, मतलब जो मैं लिखवा रहा हूँ बस आप वही लिख रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता, ना समझ रहे हो, बस लिख ही रहे हो। ऐसे पैसिव स्टूडेंट रिजल्ट नहीं दे पाते। एक्टिव वो होता है जो ऐसा लिखने के बाद पूरा माइंड में एक बार एकदम कल्पना कर सकता हो, पूरा का पूरा ऐसे उसकी दिमाग मैपिंग बन रही हो, कैसे सांबर होगी, इधर से मैंथा आ रही है, इधर से नीचे से रूपनगढ़ है, इधर से ये वो, ऐसे इस तरह से सोचना। क्योंकि मैंने बहुत कम से कम शब्द लिखवाए हैं आपको, आप इसको बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।